पहले बड़े भाई और हमारे नेता आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के बात का कह दूं, सबका साथ सबका विकास कितना अच्छा लगता है सुनने में। और आपको यकीन ना हो तो कितने अपने लोगों को अपने साथ लेकर ये लोकसभा से लेकर विधानसभा में बैठते हैं और कैबिनेट में कितने सबको लेकर बैठाते हैं, आप संख्या गिन लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, गिन लीजिएगा कितने लोगों को वहाँ बैठाएं। वहाँ नहीं बैठाएंगे, दरवाजे पर खड़े रहो, हम यहाँ के वो ठेकेदार हैं। दूसरी बात, सेकुलर को फिर आप हिंदू और मुसलमान से मत बांटिए जी। अब हिंदू मुसलमान के चल ही रहा था जी। मुझे दूसरा शब्द सुनने के लिए था, क्योंकि 5-6 शब्दों के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति नहीं है। आपने हिंदू मुसलमान सुना, अगले लाइन में आ गया मंदिर मस्जिद। आप मंदिर नहीं जा सकते, आप ठेकेदार हैं क्या? मुझे लगा भगवान राम ने जो अयोध्या में गाना गाते थे लोग, जिसने हमको लाया हम उसको लेकर आए हैं, सृष्टि बनाने वाले को लेकर अयोध्या गए थे। भगवान ने कहा इससे अहंकारी लोगों को हमारे पास जगह नहीं, अयोध्या से बाहर जाओ। तो अयोध्या के फैसले के बाद मुझे लगा भगवान ने जो फैसला दिया थोड़ा खामोश रहेंगे, लेकिन क्या है ना, अहंकार बहुत भयंकर बीमारी है। और मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान जो मैं कह दूँ वही सही है नहीं। सेकुलर देश के संविधान में है, सेकुलर इस देश के संविधान निर्माताओं ने हमें देकर गए हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ, सेकुलर का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। केवल एक धर्म एक जाति से जोड़ना, सेकुलर रहना सबकी जिम्मेदारी है। अगर जिसको संविधान में यकीन है, जिसको इस बात में यकीन है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में सब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो गए, और बात है कि जो कहीं नहीं खड़े थे आज सत्ता में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये अलग बात है। बिल्कुल सर, ये बड़े आरोप लगते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर जिक्र किया जाता है। और दूसरी ओर सर एक बड़ा पॉइंट ये भी है जो आरोप विपक्ष के नेता आप लोगों के ऊपर लगाते हैं कि आप लोग हर जगह पर मंदिर ढूंढ लेते हैं, खासतौर पर वहां जहां मस्जिद है। देखिए, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आज आप चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम का नेता हिंदू क्यों नहीं हो सकता है जी, और आज आप चर्चा ये कर रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं ये मान लेता हूं कि राजीव राय जी हों, इनकी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अगर ये नेतृत्व कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम के बहुत हमदर्द हैं, तो हमदर्दी क्या है? कौम के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल। इनको भी 4 बार सरकार में आने का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी भी लंबे कालखंड तक थी। क्या किसी भी सभ्य सोसाइटी में, किसी इस्लामिक देश में 3 तलाक है? मतलब आप कल्पना करिए कि रोटी जल जाए किसी उसकी अहलिया के हाथ से या किसी बेटी के हाथ से, और उसका शौहर को गुस्सा आ जाए कि रोटी जल गई, काली हो गई, और 3 बार तलाक कह दिया, उसके बाद तलाक हो जाए। ये किसी सोसाइटी में सभ्य है? या चले गए फॉरेन और उसके बाद कोई किसी चीज़ पे आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में एक बहन अपने 3 बच्चों को लेके आती है, उसके पति जिससे शादी हुई, उसके फादर ने पढ़ाया, बाहर गया, प्रोफेसर हो गया। अब प्रोफेसर हो गया, वहीं से 3 तलाक कर दिया। अब आप सोचिए कि 3 बच्चों को लेकर के कैसे रहेंगे। अगर उस 3 तलाक को जिस समय नरेंद्र मोदी की नेतृत्व की सरकार खत्म कर रही थी, तो राजीव भाई नहीं लेकिन इनके नेता उस 3 तलाक लागू रहे उसके पक्ष में खड़े थे, कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में थी। तो ये किस बात का नेतृत्व है? समाज का नेतृत्व है। आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान सर, ये मैं कह रहा हूं, मुझे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ का चेयरमैन बनाया गया जी। एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। हर गांव में किसी ने मुसलमान या अल्पसंख्यक अकलियत अल्लाह के नाम पे वो वक्फ करता है कि हमारे पास जायदाद है, अपनी गाढ़ी कमाई की ईमानदारी का जायदाद हम देंगे अल्लाह के नाम पे, जिसका मालिक अल्लाह रहेगा, लेकिन उसका फ़ायदा गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, बहनों को या विडोज को या बच्चों को एजुकेशन हेल्थ में मिले। आज दिल्ली का हो वक्फ की प्रॉपर्टी, लखनऊ की हो या मऊ की हो, किसने? मुतवल्लियों ने बेच रखा है। कहीं किसी गरीब को अगर वक्फ का कोई फ़ायदा मिल रहा हो तो आज इतने दिन हुकूमत में उत्तर प्रदेश में आप थे या कांग्रेस थी, आज जो लोग अपनी कमाई को ईमानदारी से समाज के गरीब के लिए देते थे, भलाई के लिए, उसका फ़ायदा मॉल बन रहा है, होटल बन रहा है। लोग जो मुतवल्ली हैं या वक्फ सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं अहलकार, वो उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं।
आज मैंने 6 महीने मेहनत किया, 10-10 घंटे, आपने भी चर्चा में भाग लिया, राजीव भाई ने भी, और अच्छी डिबेट में भाग लिया। और दोनों अब ये हुआ कि एक एक प्रॉपर्टी वक्फ की उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराई जाए, बिल्कुल। और उसकी जो भी आमदनी होगी, ये आरोप लगा रहे थे सरकार ले लेगी। मतलब अब लोगों को गुमराह करने के लिए सर, जो अनियमितताएं को दूर करने का काम किया गया और उसको लेकर भी विरोध हुआ। एक रिएक्शन राजीव जी से इस पे लेता हूं मैं। राजीव जी, सर ने बड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया इस बीच। आप अगर वक्फ को लेकर बात करें, आप लोगों ने उसका सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि जो वक्फ की जमीन थी उसको कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आते थे जहां पर यह कहा गया कि वक्फ की जमीन का दुरुपयोग किया गया, वो जमीन दी गई थी सजदा करने के लिए, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, अगर ये कह देंगे ऑन एयर कि नहीं, वक्फ की जो प्रॉपर्टी लोग करते हैं और उसका फायदा वाकई गरीब स्टूडेंट्स को पसमानदा मिल रहा, तो मैं इनकी बात स्वीकार करूंगा, मैं इन पे भरोसा करता हूं। अगर ये कह दें या उसमें सुधार की जरूरत नहीं थी, तो जब सुधार की जरूरत थी तो ये तुष्टीकरण नहीं है। अगर नेतृत्व करना चाहें तो याद करिए साहबानों का केस जी, साहबानों में फैसला हुआ, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की बात आई, और पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने कानून बदल दिया। तो ये तुष्टीकरण से कभी नेता नहीं हो सकते, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे भारतीय। ठीक, राजीव जी। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था, पहले तो बात आपने एक दुविधा वाली कर दी प्रिया जी, कि मुझे पता होता कि हिंदू मुसलमान पर आप बुला रहे हैं, मैं तो इनको सुनकर चला आया। और मेरी दूसरी दुविधा ये कि इतना इनका सम्मान करता हूं कि शायद कोई और उस साइड बैठा होता तब तक ज्यादा हो गया होता। नहीं, राजीव भाई अच्छा नहीं, आप बहुत एजुकेशनिस्ट आदमी हैं। देखिए, मैं इनके बारे में मानता हूं कि ये अच्छे आदमी है गलत पार्टी में, तक होता है, ये अच्छे आदमी है गलत पार्टी में। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। इसलिए कि मऊ से निकल के, मेरी ससुराल से निकल करके, और ये मेरा इनका रिश्ता भी है, जाति रिश्ता भी है, और सियासत में भी ठीक है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन मैं एहतराम करता हूं। अभी हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने इनको फॉरेन डेलीगेशन में भेजा, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका गए, इन्होंने भारत की नुमाइंदगी किया। मऊ से निकल के बेंगलोर में गए पढ़ने, वहाँ प्रोफेसर बने, वहाँ खुद इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाया। तो हम लोग मतलब इनका बहुत सम्मान करते हैं। सवाल इनका सम्मान करते हैं, अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, अच्छे काबिलियत है, लेकिन अब अगर सोहबत खराब है तो क्या किया जाए। राजीव जी, खराब सोहबत में आने के बाद लोग दूसरों को हमेशा कहते हैं कि सोहबत खराब हो गई है, जहां थे वहां अच्छे थे। मैं शुरू में बोला था ना, 5-6 शब्दों के बाद नहीं जाएगा। हिंदू मुसलमान हुआ, मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, तलाक आ गया, 2-3 शब्द और अभी पहले बता दूंगा तो नहीं भी याद आ रहा होगा तो याद आ जाएगा, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेच दिया, मौलवी ने बेच दिया, मुतल्ली ने बेच दिया, अरे कम से कम उन लोगों को तो बिल्कुल अधिकार नहीं है कुछ भी बेचने का जो देश के पूर्वजों के बनाई हुई संपत्तियों को बेच बेच कर राज कर रहे हैं सामने, उनको क्या अधिकार है। मैंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था, जब एयरपोर्ट बेचने का ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि देश की संपत्तियों को, पूर्वजों के बनाई हुई संपत्तियों को हमें बनाकर रखना है और आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ जहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ माँ बाप की या पूर्वजों की बनाई हुई संपत्तियों को बेच देते हैं तो अच्छा शब्द नहीं कहते, हमारे यहाँ नालायक कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये पार्लियामेंट की बात शब्द को रिपीट कर रहा हूं। आप कब उन मुद्दों पर बात करेंगे जो देश के भविष्य से जुड़ा है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ था। कल ही पार्लियामेंट में मैंने बोला था कि मुझे 2014 से पहले वाले गुजरात के मुख्यमंत्री जी बहुत याद आते हैं जी। इतनी अच्छी बातें लगती थी। मैं उत्तर प्रदेश, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है डॉलर के बदले रुपए की कीमत ऐसे ही नहीं गिरती है, गिराई जाती है। मुझे पता है FDI में ऐसे होता है। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है पेट्रोलियम के दाम ऐसे ही नहीं बढ़ते हैं। कहाँ गई प्यारी प्यारी बातें, तरस कर रह गए हैं। अब कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कौन उनको मजबूर कर रहा है। अरे मुद्दों पर आइए ना, हो गया 3 शब्द हो गए, 2-3 शब्द के बाद और भी कुछ बोलने को नहीं मिलेगा। घूम फिर कर आइए, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के विषय पर, डॉलर लुढ़कते लुढ़कते क्या कहा गया था पार्लियामेंट में। सभापति महोदय, रुपए की सिर्फ कीमत ही नहीं गिरती है, रुपए की कीमत के साथ देश का सम्मान भी गिरता जाता है। कहां तक सम्मान ले जाकर नीचा गिरा दोगे, इसका जवाब कभी हो जाए, देश के लोगों के सामने आ जाए। अब बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय में, उस समय एक ज्ञान नहीं था, अभी लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। सच्चाई ये है कि देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, हिंदुस्तान का हर बच्चा सबसे ज्यादा कर्ज में है।
हमारी कीमत, रुपए की कीमत, जिसको आप देश के सम्मान के साथ जोड़ा जाता है, अगर आप ही के शब्दों को मैं बारो करूं तो आपने देश के सम्मान को उस रसातल में पहुंचा दिया है कि उभरने में जाने कितनी सदियां लग जाएगी भगवान जाने। जी सर, यही बात जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, ये बार बार आरोप लगते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों को लेकर बात नहीं होती, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो दूसरे मुद्दे होते हैं उनको इतना बढ़ा दिया जाता है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो रह जाते हैं। बताइए, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, मतलब आरे राजीव राय जी, जैसे आप यकीन कर लीजिए कि ये विंटर सेशन चल रहा है, मैं विंटर के साथ साथ मानसून सेशन को भी याद दिलाता हूँ। पूरा मानसून सेशन वॉश आउट हो गया, सदन शुरू होता था, पूरे वेल में संख्या आ जाती थी SIR के मुद्दे को लेकर के, और पूरा आपको याद होगा मानसून सेशन नहीं चलने पाया। विंटर सेशन में भी SIR का मुद्दा, बिहार के चुनाव में भी 90 दिन तक लगातार तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी घूमते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में सरकार का काम होता है कानून बनाना, विधायिका को मतलब पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, मेरी बात सुन लीजिए, और विपक्ष का काम होता है कि इशूज को उठाए, हम लोग सभी सांसद अपने क्षेत्र के इशूज को उठाएं। आज भी जैसे रजिया गुंडों में फंस जाए वैसे ये लोग उन्हीं के चक्कर में फंस गए हैं। आज भी SIR से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया SIR नहीं रुकेगा, ये ट्रांसपेरेंट मैनर है। SIR पे बिहार का फैसला हो गया, ये क्यों नहीं लाते? मैं आज कहता हूं, मैं तो चेयर पे बैठता हूं, अगर ये महंगाई, बेरोजगारी, ये जो इशूज के नाम लिए हैं, आप राजीव राय जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएं और उसकी चर्चा पक्का होगी, लेकिन वो चर्चा करने को तैयार नहीं। केवल कांग्रेस पार्टी SIR, सुन लीजिए, अगर आप समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के चक्कर में रहेंगे तो जो कांग्रेस का हश्र हुआ है वही आपका भी हश्र हो जाएगा। सर देखिए, बात करने को तैयार है। ये गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। अब SIR अब भी मुद्दा होना चाहिए। अभी जवाब टू द पॉइंट, एक पॉइंट सुनते एक बार। आपका अनुभव लंबा है तो जवाब बहुत लंबा हो जाता है। मैं पढ़ाता रहता हूं तो सवाल जवाब छोटा रखता था। उनका कमजोर है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, मजबूत वकील हैं, वकालत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कौन सा कैसे करेंगे? सुनिए ना, आपने कहा पिछले सवाल के जवाब में कि आप उनके साथ खड़े हैं, वहां उनके साथ खड़े थे। टू द पॉइंट सारी बातों के जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल सर। जो लोग देश की आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे, आज़ादी के बाद आज प्रवचन देते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपकी जानकारी में मैं स्वयं कई बार एडजर्नमेंट मोशन दे चुका हूं, स्वयं। और आज इस मंच पर कहिए, मैं अगर कल सुबह एडजर्नमेंट मोशन फिर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं दूंगा तो कल 12 बजे तक इस्तीफा दे दूंगा। आप बोलिए, बहस करा देंगे, 12 बजे तक दे दूंगा। SIR के मुद्दे की बात कर रहे थे, SIR पे बात हुई कि नहीं हुई? आप लोगों ने कवरेज किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर। तो पिछली बार कौन सी इनकी कमजोरी थी? पिछली बार क्यों नहीं बहस करने थे? पंडित साहब वो पूछ रहे थे क्या कि मुहूर्त कब आएगा, कि कब कराएंगे? पिछला सत्र इन्होंने बर्बाद करा दिया। अगर पिछली बार भी करा दिए होते तो देश के सामने मुद्दे होते। क्या लेकर आते हैं? वंदे मातरम पर। जब हमारे इंडिगो के लोग, हमारे लाखों यात्री फंसे हुए थे, तो वंदे मातरम पर बहस करेंगे। 5 लोगों का नाम बता दीजिए इनके राजनीतिक पूर्वज का जिन्होंने वंदे मातरम का नाम लेकर फांसी पर चढ़ा हो, जेल गए हो। 5 लोगों का आजादी की लड़ाई में नाम बता दीजिए। वंदे मातरम पर बहस कर रहे थे, जिनको पता नहीं था, इन नौजवान बच्चे हैं, इनको पता नहीं था कि जो जेल जा रहे थे वंदे मातरम गा रहे थे, और जो लोग चिट्ठी लिख रहे थे कि मुझे माफ कर दो, चिट्ठी लिख रहे थे 30 रुपये से नहीं होगा 60 रुपया पेंशन दे दो, चिट्ठी लिख रहे थे महारानी को कि भारत छोड़ो आंदोलन कुचल देना चाहिए, देश की आज़ादी के खिलाफ है, जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती कर रहे थे, वो सारा सच नौजवानों के सामने आ गया। सेल्फ गोल कर लिए, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। घूम फिर कर फिर कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सबको वचन देता हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, कल ही हमारे 3700 के 3700 सांसद एडजर्नमेंट मोशन देंगे। कल नहीं परसों करवा लीजिए बहस, नहीं करवाएंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे वहां। सर क्या बात जज्बाती कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं दूंगा, और अगर एडजर्नमेंट मोशन नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपका इस्तीफा नहीं चाहता हूं,
लेकिन आप पास करवा दीजिए, तो मेरी बात तो सुनिए। जिसमें कहिए उसी में दे देता हूँ। निश्चित तौर से उस सदन में जिसमें आप कह रहे हैं जी, उस सदन में चाहे महंगाई हो या कोई मुद्दा हो, निश्चित तौर से चर्चा होती है। और आप इनको क्या कह रहे हैं कि आप अकेले एडजर्नमेंट मोशन दे देंगे, हाउस एडजर्न हो जाएगा? हाउस को कंडक्ट करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें आपके भी सांसद, मेरी बात सुन लीजिए, आपके भी सांसद हैं, मैं भी पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रहा हूँ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिस विषय की प्राथमिकता, आप या तो कह दीजिए स्पीकर साहब पार्टी के हैं या पक्षपात कर रहे हैं और स्पीकर साहब के सामने विपक्ष का मुद्दा, आखिर आप एसआईआर का मुद्दा भी लेकर के आए, चुनाव सुधार का मुद्दा लेकर के आए, उसी बीएससी ने तय किया और 11-12 घंटे चर्चा हुई। तो ये कहना कि अगर आप सदन को, हाउस को डिस्टर्ब करके आप उसको चाहते हैं पूरे देश में गुमराह करना, तो उससे निश्चित तौर से नहीं होगा। और आप देखिए, आप प्रोफेसर भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजीव भाई कि हाउस किस लिए है? हाउस डिबेट के लिए है, डिस्कशंस के लिए है, डिसीजन के लिए है। जब नहीं क्वेश्चन आवर चलता, जीरो आवर, आपको कितनी चिंता होती कि हम आज हमारा जीरो आवर बैलेट में आया था, या हमारा क्वेश्चन था, कितनी मुश्किल से लगता है। तो अब आप मजबूर हैं, आप यहाँ कुछ भी कह दें, लेकिन वहाँ जब फैसला हो जाता है, आपके नेता कर लेंगे कांग्रेस के और उसके बाद बेल में आ जाएंगे, तो आप चाह करके भी सदन चले, सदन नहीं चलने पाता है और सदन हो ही नहीं सकता। मैं दावा करता हूं कि आज आप कह रहे हैं यहाँ पे कि हम देंगे, आप बिल्कुल दीजिए, आप स्पीकर साहब के पास चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा, बीएससी कमेटी में आप इस विषय को रखिए। तो बीएससी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे नहीं, और केवल एडजर्नमेंट मोशन, जिस समय जीरो आवर में कोई बिल है, कोई पेपर ले करना है, तो आप कहेंगे सदन की सारी कार्रवाई रोक के। अरे सदन चलता है, पहले क्वेश्चन आवर, फिर जीरो आवर, फिर विधायिका, फिर और सभी संकल्पों पर डिस्कशन होता है, तो उसको रोक दिया जाए। तो इससे साफ है कि सदन को चलाना नहीं चाहते, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हम एक रिएक्शन में राजीव जी का भी लूंगा। ठीक है, ये सदन सार्थक चर्चा के लिए नहीं, मोदी जी अपील करते हैं संसदीय कार्य मंत्री राजीव जी का भी। चर्चा के अंतिम पड़ाव में हम लोग, राजीव जी एक छोटा सा सवाल मैं इसमें और पुट ऑन करना चाहूंगा। जिस तरीके से सर ने जिक्र किया, ये बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप, मतलब समाजवादी पार्टी, आप पूरे विपक्ष को लेकर बात करने लगते हैं कि फुटेज के लिए ये लोग संसद में पहुंचकर इस तरीके के हंगामा करते हैं। किसी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। राजीव जी, यही फर्क होता है संघत का और पुरानी भाजपा का, वर्तमान भाजपा जी। आप लोगों के सामने बात हो रही, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं एक लाइन पहले भी कहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आज भी दोहरा दूं। ये दौर अलग है, वो दौर अलग था, ये लोग अलग है, वो लोग अलग था। अगर इस दौर में इनसे वफा की उम्मीद कर रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से सुन लीजिए, आपने कहा नहीं लिख कर देते हैं, मैंने सवाल उठाया कि एसआईआर की बहस कराए इस बार जी। पिछली बार आप कह दीजिए, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपका बहुत सम्मान है, कह दीजिए कि बीएससी बिल्कुल राजीव जी, आरोप प्रत्यारोप को लेकर बात करें, जो कहा जी, मैं इधर उधर नहीं जाता हूं, मेरी आदत ही नहीं है। कोई आरोप लगा रहा हूं, प्लीज सर 30 सेकंड, मैं कोई आरोप लगा रहा हूं, सुन लेते हैं, चर्चा को समाप्त भी करना है। लेकिन आप देखिए राजीव जी, सुनते हैं चर्चा को, हमें समाप्त जो आपने बोला उसी के बाद टू द पॉइंट, एक लाइन इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं इनसे कह रहा हूं, आप मेरे आए कहाँ, एक लाइन इधर उधर नहीं जाऊंगी, लाइन पे आए ही नहीं आधे घंटे। ये आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, सर एक बात, आधे घंटे से क्या कह रहे हैं, मतलब केवल ये आप बोले दीजिए ना, बड़े बोले सर, मऊ में रिश्तेदारी है तो बोलने भी नहीं देंगे, मेरा तो हक ज्यादा बनता है उस रिश्ते से बोलने का। वैसे सर मऊ से मैं भी हूँ, तो मेरा हक ज्यादा बनता है ना, उनके रिश्ते की वजह से मेरा हक ज्यादा बनता है, इतना तो लिहाज करें। मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं, दो बातें कहूंगा टू द पॉइंट जी। मैंने कहा कि पिछले सत्र में भी एसआईआर की मांग हुई थी कि नहीं हुई थी, वो बता दें। अगर हुई थी तो अगर इस सत्र में बहस हो सकता है तो पिछले सत्र में क्यों नहीं हुई थी? दूसरा बोल रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में आपने नाम लिया कि नहीं लिया, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा और फिर कहिए आप। राजीव जी, वही बात है सारी, जिस तरीके से मैंने भी जिक्र किया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार। एक लाइन है, मैं बोला ना, ज्यादा बोलता ही नहीं, कोई लाइन बता दीजिए अधिक बोला हूं। रोज बोलते हैं सदन में, सुन लेते हैं, अगर सदन चले ऐसे ही नहीं बोले, ऐसे ही सदन में ये लोग नहीं बोलने देते, सुन लेते सर, ऐसा है, इसको कंक्लूड करते हैं जी जी,
कि आप मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं। पिछली बार भी हर रोज दिया गया था, इस बार आप मुझे ज्ञान दे दीजिए कि किस वर्ष आपके सामने दे दीजिए कि